मेरे प्यारे देशवासियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूर्व में ही अपना परिचय दे चुका हूं कि मैं XMP कॉन्टेस्टेड 2024 साउथ दिल्ली से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं ताल्लुकात रखता हूं। मेरी खुद की पार्टी IIDP जो अभी तटस्था में है। अभी जो हमारे देश में विश्व गुरु बहुत ही शांति से बैठे हुए, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। ईरान, इराक और इज़राइल के जो मध्यस्थ जो युद्ध चल रही है, जिसमें अमेरिका और बाकी अन्य देश भी शामिल है, जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर किसी तरह की कोई भी भारत की कोई टिप्पणी नहीं आई है। 2 तेलवाहक जहाज़ हमारे यहाँ आए हैं, जो पहले से ही शायद पाक जल डमरू मध्य से और हमोज से बाहर निकल चुके थे। उन्हें ला करके के हमारे भारतीय देशवासियों के आंखों के ऊपर एक धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही वहाँ से रिलीज़ हो चुके थे। और यदि बाद में आए हैं तो भाई जो अभी जो अटकलें अटकाई जा रही हैं कि वहाँ पर ईरान ने सबमरीन माइंस बिछा रखा है, तो फिर वो कैसे पार कर गया, सवाल ये है। तो अब ज़्यादा खुश ना हो, हमारे बहुत सारे तेलवाहक जहाज़ अभी फंसे हुए हैं। हमारी कोई रणनीति अभी है ही नहीं। देश में अभी फ़िलहाल डीजल और पेट्रोल की कोई कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन गैसोलीन, रसोई गैसों में मारामारी हो रही है। अपने आप लोगों के पोर्टल पर, लोगों के फ़ोनों पर ये मैसेज आने लगे हैं कि उनका बुकिंग कर लिया गया है, लेकिन सिलेंडर पहुंचाया नहीं गया है। ज़्यादातर RSS के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। तो अभी बहुत शांति से भारतीय जनता पार्टी जो RSS के दूसरे विकल्प के रूप में और उनका जो सहयोगी दल है, वो दल RSS को नेतृत्व करता है, अभी शांति से काला बाजारी में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन यही जब चीज़ें बढ़ी रहेंगी तो फिर आपके और हमारे देश में यही जमाखोरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कंपनियों और व्यवसायियों के द्वारा यही जमाखोरी शुरू हो जाएगी। फिर हमारा देश में जो प्रधान है, जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, उनका कोई अभी मंतव्य है नहीं। और यदि हम दूसरे देशों के प्रधानमंत्री से तुलना करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का कद उतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत ही सराहनीय हो। जैसे नेतन्याहू का या फिर पुतिन का, जो माननीय लोग हैं, हमारे विश्व के बहुत बड़े नेता लोग हैं, उनका यदि बैकग्राउंड देखें तो उनका बैकग्राउंड में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। और यहाँ पर हम सिर्फ भारत माता की जय बोलने में इतना देर लगाते हैं और कतराते हैं। वो देशवासियों को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो खाना खा रहे होते हो, जो पहन रहे होते हो, जो हमारे देश में जो उपज रहे होते हो, उस देश का भी कदर करना सीखो और भारत माता की जय बोलना भी सीखो। देश के लिए जब तक आपके अंदर अंदरूनी ये भावनात्मक लगाव नहीं होगा कि हम इस धरती को अपनी माँ नहीं समझेंगे, खास करके एक विशेष समुदाय से मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुमैनी, जो कभी हो सकता है कि लखनऊ से बैकग्राउंड रखते हों, लेकिन अपने आप को कभी हिंदुस्तानी नहीं माना और ये देश छोड़कर चले गए। वो ईरान में गए एक खलीफा बनने और इस्लामिक देशों का नेतृत्व करने का एक सपना रखे। रिलीजियस ग्राउंड पर उनकी पार्टी बनी और ये पार्टी पूरे मिडिल ईस्ट में अपना कमांड चाहती है। और हमारे देश के जो आधी जनता जो उनसे ओत प्रोत हो रही है, उन्हें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में ये रखना चाहिए कि देखिए कैसे बाकी अन्य इस्लामिक देशों में कैसे वार छिड़ा हुआ है। कम से कम आप भारत में रह कर करके सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं और आपको वो सभी चीज़ें सम्मानजनक रूप से मिल रही है, तो आप इसका कदर करें और देश प्रेम से ओतप्रोत हों। सिर्फ ये कह देने से नहीं कि भारत किसी की बाप की है, और ये बात तय है कि भारत किसी की बाप की नहीं है तो आपकी भी बाप की नहीं है। ये किसी एक की ही बाप की है जो यहाँ सैकड़ों सालों से यहाँ रहते हैं। आप तो अभी आए, आप रातें यहाँ हैं, पूजा पाठ कहीं और जाके करते हैं, करोड़ों रुपए का अनुदान दे करके आते हैं। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपके वहाँ जाने से, वहाँ पूजा पाठ करने से उनकी व्यवसाय कितनी आगे बढ़ती है। और सिर्फ आप ही नहीं,
बल्कि विश्व के सभी लोग वहाँ जाते हैं और पूजा पाठ कर करके वहाँ पर धन खर्च कर करके आते हैं, जो हमारा एक एसेट का भाग, आपकी कमाई का एक एसेट का भाग उस देश को प्राप्त होता है। तभी तो वो इतना आगे बढ़ रहा है। सिर्फ पेट्रोल खा करके वो ज़िंदा नहीं हो सकते हैं, वहाँ खाने पीने की भी बहुत कमी है। अनाज हम उपजाते हैं, हम तो उस बात पर विश्वास करते हैं कि जितना हम आपको खाने के लिए देंगे उतना आप हमें घूमने के लिए पेट्रोल दीजिए। हम ये नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आपकी पेट्रोल की क्या कीमत है, लेकिन आप पेट्रोल खा करके ज़िंदा नहीं हो सकते। यदि आप 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में बेचते हैं तो हमारी भी 100 ग्राम चावल की कीमत 100 रुपये होनी चाहिए वहाँ के लिए, ना कि हमारे देश के लिए। हम भले 10 रुपये किलो चावल अपने देश से बेचें, लेकिन जब उन्हें बेचना रहेगा तो मैं उसे 1000 रुपये किलो वहाँ बेचूँगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए, क्योंकि खाने के बगैर, अनाज के बगैर आप रह नहीं सकते, आप ज़िंदा रह नहीं सकते। आप इतनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सस्ते दामों में हमारे देश से अनाज ले जाते हैं, और महंगे दामों में जिसको 1 रुपया 2 रुपये के लीटर का भी भाव नहीं होता, वहाँ हमारे देश में 100 रुपये लीटर तेल मिलता है। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए एक व्यावसायिक नीतिकरण, खास कर करके जो सीतारमण केजरी है, जो मुझे लगता है कि ऐसा वित्त मंत्री भगवान शायद हमें भविष्य में कभी ना दे। और यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि इस तरह के प्रधान और इस तरह के वित्त मंत्री जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। हमारी खुद अपने गाढ़ी कमाइयों के पैसे से हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी कैपिटलिस्ट को ऑपरेट करने के लिए दे देते हैं। क्या हमारे देश की जनता में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ईमानदारी नहीं है कि हम अपने देश में बनाए गए संयंत्रों का खुद ही ऑपरेशन कर सकें, और हम किसी को एसेट पहुंचाते हैं, एसेट देते हैं, और जब घाटे में जाती है, घपला होता है, तो यही देश छोड़ करके भाग जाते हैं और हम उन्हें संरक्षण देते हैं। यदि हम ध्यान दें तो यदि हमारी जनता 300 सालों से यदि हम गुलाम भी पड़े हुए, 17वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से हम गुलाम पड़े हुए हैं, तो सिर्फ हमारी अपनी कमजोरी है, क्योंकि हमने अब खुद की रक्षा नहीं करी। हम खुद ही वर्ण में बटे रहे, हम खुद ही इनके शिकार हुए, इनके हरम के शिकार हुए, और आज विवश हैं कि हम दूसरे धर्म को भी अपना रहे हैं, खुद अपने धर्मों को ताक पर रख दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब एक हों, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग एक हो, अपने मूल को जाने, अपने सनातनी होने को पहचाने, और मिल कर करके एकजुट होकर करके विश्व के मंच पर संगठित होकर करके हम दूसरों का मुकाबला करें। हमारा भारत अखंड भारत था, आज अखंड भारत देखिए, अखंड भारत, हमारा भारत ईरान तक था, हम आर्यन हैं, लेकिन ईरान ने क्या किया, धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों में आकर के आज अपनी संपदा, अपनी संप्रभुता और अपनी संस्कृति को भूलकर वो आज विनाश की तरफ जा रहा है। कम से कम हम बुद्धिजीवी भारतीय आर्यन जो वहाँ से इमिग्रेट कर गए, इसको समझें और समझ कर करके अपनी धार्मिक संस्कृति, अपनी सनातनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को बचा कर रखें, और वैसा किसी को मौका ना दें कि हम किसी का गुलाम बन सकें, क्योंकि गुलामी सिर्फ शरीर की गुलामी नहीं है, मानसिक गुलामी नहीं है, बल्कि एक आर्थिक गुलामी भी है। और हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक संरचना को बिल्कुल व्यवस्थित और सुदृढ़ रखें, ताकि हम पर कोई शासन ना कर सके। हम चाहते हैं, और हमारा देशवासी भी यही चाहे, कि हम जितने भी हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारे नेशनल एसेट हैं, वो सभी नेशनलाइज हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, खनन माइंस हो, फैक्ट्रीज़ हो, वो हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो कोई भी हो, उसके हाथ में ना दें। और यदि है भी कोई प्राइवेट है भी, तो उसको हम राष्ट्रीयकरण करने का एक मूल मंत्र यूज करें, क्योंकि हम जब तक अपने देश में अपना कंट्रोल, अपने नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपने देश में अपने एसेट पर, अपने राष्ट्रीय संपदा पर, अपने संस्थानों पर, अपने शैक्षणिक संस्थानों पर, तकनीकी संस्थानों पर, औद्योगिक संस्थानों पर जब तक अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, तभी तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से भी यही कहूँगा कि मैं आपको कोई योगदान तो नहीं दे रहा, लेकिन एक विचार मैं प्रस्तुत करता हूँ कि आप भारत सरकार, आप जो भी संस्थान आपने बेचा है, जो भी किसी को प्राइवेटाइज़ किया है, आप फिर से पूरे देश के सभी एसेट्स को जो निजीकरण किया है, उसको राष्ट्रीयकरण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।